बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो हमें उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त कोई मसला मसाइल ना हो। तो सबसे पहले आपने वो फार्मूले आपने समझने हैं और साथ साथ आपने इन फार्मूलों को नोट करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने मैंने फार्मूला लिखे हुए हैं ये इन तमाम फार्मूलों को आपने नोट करना है और ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला जब वो हमने कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके। अब जो पहला फार्मूला है ये हमारे पास है करंट का, कि अगर आपको करंट मालूम करना है कि किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको चार्ज दिया गया हो और टाइम दिया गया हो। तो अगर किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए, तो उसमें उस चार्ज की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट अगर आपको मालूम करना है तो फिर हम पहला फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे, I इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। अब जो दूसरा फार्मूला है वो पहले फार्मूले से ही जब वो निकाला गया है कि अगर हम Q की जगह पर NE पुट कर दें। अब ये Q की जगह पर NE कैसे आया है, ये हमने चैप्टर नंबर 13 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि चार्ज NE के बराबर कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम Q की जगह पर NE पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा I बराबर है NE ओवर T। और अगर आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी हो, n बराबर हो जाएगा IT ओवर E। तो ये जो फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला जब आपने इस्तेमाल करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने के लिए। यानी कि अगर इसी वायर में से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है किसी टी टाइम के लिए, तो बताना ये है कि कितने पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे फ़्लो कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स फ़्लो कर रहे हैं। उन पार्टिकल्स की तादाद अगर आपको मालूम करनी है कि वो कितना करंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना है, n इज़ इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए। उसके बाद तीसरा फार्मूला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने का। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप जानते हैं कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द चार्जेस। ठीक है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड EMF, कि बैटरी कितना काम करती है चार्जेस के ऊपर, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम तीसरा जो फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि बराबर होता है W ओवर Q। यही फार्मूला हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी पढ़ा था। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला यही होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी फार्मूला यही होता है। तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर आपको निकालनी हो तो आपको वर्क और वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है, और चार्ज, तो एनर्जी और चार्ज अगर आपको मिल जाए तो आप EMF मालूम कर सकते हैं। उसके बाद चौथा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा बार इस्तेमाल होगा, ओहम्स लॉ का फार्मूला, V इज़ इक्वल्स टू IR। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बशर्ते कि आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो, तो फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा इस फार्मूले की मदद से, यानी कि ओहम्स लॉ के फार्मूले से। और इसी फार्मूले में अगर आपको रेजिस्टेंस मालूम करनी है, बशर्ते कि आपको V और I गिवन हो, ठीक है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन V I आर गिवन। उसके बाद पांचवा जो फार्मूला है ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस मालूम करने का है, लेकिन ये फार्मूला जब वो आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप उस वायर की जो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं वो आपको गिवन हो, उस वायर की लेंथ आपको पता हो, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता हो, उस वायर की रेजिस्टिविटी आपको पता हो, तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है ये उस वायर के ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये वाला फार्मूला जब पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी और द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो तब आपने अगर रेजिस्टेंस मालूम करनी है सर्किट की, तो फिर आप जब वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V ओवर I। ठीक है, ओके। तो ये दोनों फार्मूले हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस के हो गए। अच्छा,
उसके बाद हमारे पास है छठा और सातवां फार्मूला, ये है जी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए। ठीक है, अगर हमें तमाम रेजिस्टर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है या आपने जोड़ा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर हम जब वो ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। इसमें छठा फार्मूला है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, इसमें आर इक्वलेंट बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN सो ऑन प्लस RN। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये अब इस्तेमाल करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन शर्त यह है कि वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस के हैं, तब आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन अगर वो तमाम रेजिस्टर जो है वो सेम वैल्यू के हैं, उन सब की रेजिस्टेंस एक जैसी है, फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू NR व्हेन ऑल रेजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कि आपने सीरीज़ में कितने रेजिस्टर जो वो जोड़े हुए हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है। ठीक हो गया, तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपने तब इस्तेमाल करना है जब तमाम रेजिस्टर जब वो सेम रेजिस्टेंस रखते होंगे और वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होंगे, तब आपने ये वाला लगाना है फार्मूला। और अगर उन तमाम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो फिर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ओके, इसी तरह में फार्मूला नंबर 7 है, ये है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगेन जब वो तमाम रेजिस्टर जब वो पैरेलल जब वो जुड़े हुए होंगे, कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए होंगे, तो अब तब आपने जब वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन शर्त यह है कि वो तमाम रेजिस्टर जो हैं वो डिफरेंट रेजिस्टेंस रखते होंगे, तब आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो तमाम रेजिस्टर जो कि पैरेलल जुड़े हुए हैं उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी है, सेम है, फिर हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है R/N। अगेन यहाँ पे N क्या है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर है, कि कितने रेजिस्टर आपने जोड़े हुए हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 है, 12 हैं, तो वो N की जगह पे वो उनकी जो तादाद आ जाएगी, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आ जाएंगे। और R से मुराद है कि रेजिस्टेंस, चूँकि सब की रेजिस्टेंस एक जैसी है तो किसी की भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो R/N। तो ये जो फार्मूला है ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। शर्त यह है कि वो तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ये फार्मूला है जब तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू जब वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। ठीक हो गया, तो ये दोनों फार्मूले जब वो आपने याद कर लेने हैं। इनके ऊपर भी 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के जिसमें हमने ये जो फार्मूले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं जी न्यूमेरिकल फार्मूला नंबर 8। तो फार्मूला जो 8वां जो फार्मूला है ये एक ही फार्मूला है, ये जूल्स लॉ का है। ठीक है, तो जूल्स लॉ क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी वायर में से जब करंट गुज़रता है टी टाइम के दौरान, तो उस करंट के गुज़रने से वहाँ से हीट एनर्जी कितनी निकलती है, वहाँ से एनर्जी कितनी निकलती है, उस एनर्जी की अगर आपको कैलकुलेशन आपको करनी है तो फिर हम यूज़ करेंगे जूल्स लॉ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जूल्स लॉ की 3 शक्लें हैं, ये तीनों अपनी शक्लें याद रखनी है। पहली शक्ल है जी V × I × टाइम। ठीक है, वर्क यहाँ पे W से मुराद है वर्क, वर्क मतलब एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी आप हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, ये भी अब फार्मूला आप बोल सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। ठीक है, जो कि चार्जेस के पास जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल, और जब वो किसी रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे तो वो उनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसी और एनर्जी की शक्ल में, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, तो तब आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि जूल्स लॉ को आपने इस्तेमाल करना है। तो ये तीनों शक्लें आपने याद रखनी है। वर्क बराबर है VIT, वर्क बराबर है I²RT, वर्क बराबर है V²T/R। ठीक हो गया, तो ये जूल्स लॉ की तीनों शक्लें हैं। ओके, उसके बाद जो 9वां फार्मूला है, फार्मूला नंबर 9, ये सारे का सारा है पावर का फार्मूला। ठीक है, तो अगर आपको सर्किट के अंदर पावर मालूम करनी है तो फिर हम जब वो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो फार्मूला है आपने, ये तीनों फार्मूले बल्कि 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, P = QV/T, ये वाला फार्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको चार्ज, वोल्टेज और टाइम दिया गया हो। ये वाला फार्मूला तब इस्तेमाल करना जब आपको वोल्टेज और करंट दिया गया हो।
ये वाला फार्मूला I²R मतलब I और R दिया गया हो, V²/R मतलब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस आपको दी गई हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ कौन कौन सी दी हुई हैं, फिर उसी हिसाब से आपने जब वो पावर जो है वो उस सर्किट की मालूम करनी है। ठीक है, उसके बाद 10वां फार्मूला है 10वां फार्मूला हमारे पास है एनर्जी निकालने का फार्मूला। एनर्जी निकालने का फार्मूला, लेकिन एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, तब हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो कि बराबर है वाट, पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। टाइम जब वो आवर्स में लेना है, अदरवाइज हम टाइम सेकंड्स में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमें एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में तो आपने टाइम लेना है घंटों में, आवर्स में। तो डिवाइड कर देंगे उसको 1000 पे, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी आएगी एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालनी है, जैसे बिजली का बिल आप निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने जब वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ तक तो फार्मूला यही है ऊपर वाला, एनर्जी इन किलोवाट आवर। ठीक है, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। जितना भी यूनिट होगा, 35 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, जितना भी एक यूनिट की वैल्यू होगी, आप उस यूनिट की वैल्यू को आप इस फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। तो बेटा ये फार्मूले सारे जब वो आप नोट कर लें, मैं साइड पे हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या इसको नोट कर लें। तो ये फार्मूले आपने सारे याद करने हैं। जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे हम न्यूमेरिकल जब वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर होगी।